आ जाइए। आई होप दैट सभी लोग वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइव होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हम अभी तक जो है इकोनॉमिकल जियोलॉजी को देख रहे हैं एंड आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है आपके लिए। कल का वीडियो का रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं दिया उतना अच्छा, तो आपकी गलती है। आपको अचानक से टेंशन बढ़ जाएगा। उससे पहले कुछ भी हम बात करें उससे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि जैक का एग्ज़ाम जो शेड्यूल जो जारी किया था वो किया था कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव होगा। तो इस मैटर को अब हटा दिया है। टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केवल उसका पैटर्न चेंज होगा। लेकिन ये तो तय है कि टर्म 1 2 ही होगा, ठीक है। तो उसका जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसका सिलेबस का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले जाकर उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकल जियोलॉजी है, आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत लोग जो मेरे कंपटीटर हैं बोलते हैं कि यूट्यूब पे कहीं इसका वीडियो नहीं मिलेगा, मतलब जियोलॉजी का वीडियो कहाँ यूट्यूब पे नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जबकि इस जनवरी मंथ से ही हमने पूरे यूट्यूब पर अगर जियोलॉजी के वीडियो हम बात करें तो लाइन बाय लाइन मेरा वीडियो मिलेगा, क्लास 11 12 ऐसे करके, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई आपको गलत अपडेट भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है हम किसी का नाम नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ हम बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग को देखना ही देखना है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो इकोनॉमिकल जियोलॉजी है, दो लेक्चर वीडियो है, उसको हमने बना दिया है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पे, ऐसे कि आप लोग देख देख कर साथ साथ नोट्स करोगे। लेकिन उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला एंड मुझे भी ऐसा लगा कि वो जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतने सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग स्टडी करोगे तो फिर थक जाओगे। लेकिन हाँ, एक नज़रिए से ये भी ठीक था, कुछ लोग चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में डिटेल से हम पढ़ाई करें, तो ये मतलब उस मोटिव से वो ठीक था। तो आज का जो ये वीडियो है ये हम लोग तीसरे चीज़ पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ लिए थे जितने भी मूल्यवान धातुएं थे उसके बारे में। इसके जो बाद सेकंड वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है सामान्य धातुओं के बारे में। इसके बाद जो इसमें नंबर 3 पे था, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा लाइव एकदम पढ़िए, हम नीचे आपको चैट बॉक्स में अवेलेबल हैं, नीचे से हम आपका रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला, अगर बहुमूल्य धातु की बात करें, बहुमूल्य समझ रहे हैं ना, मतलब समझिए जैसे मूल्यवान बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस, मूल्य मतलब कि प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, मूल्य इम्पोर्टेंस की बात। अभी देखिएगा कि ज्वेलरी जो होता है उसमें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन से मेटल्स को, सोना चांदी, लेकिन एक हीरा भी आता है। तो हीरा को हम लोग मेटल्स में नहीं लेंगे क्योंकि वो मेटल है ही नहीं, वो क्या है उसको हम लोग खनिज के रूप में अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो सोना का प्रतीक, पहले आप केमिकल प्रतीक समझ लीजिए, AU होता है। क्या होता है? AU। और सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसीलिए मैंने ऊपर मैंने लिखा उपयोग के बारे में कि आपको पता है सोना का उपयोग जो ज़्यादातर होता है ना, सोना का उपयोग आपका ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। जो कि ये जो है ना जल्दी से इन पे अगर बोला जाता है, कुछ लोग का कहना ऐसा होता है कि मतलब वो प्योर शुद्ध सोना का कोई ज्वेलरी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 24 कैरेट का सोना में 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। ये सारी चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। उसमें फिर कुछ अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये सब उपयोग हो गए। आप जानते हैं कि इसमें जो है संक्षारण मतलब इसी ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा बेसिक नहीं चलना, इसीलिए हम बोले थे कि लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सोना कहाँ पाया जाता है, भारत में। अगर आपसे कोई जीके आप लोग पहले से अगर पढ़ते होंगे ना, तो जैसे जीके का आता है ना 15 रुपये 20 रुपये वाला पुस्तक, तो उसमें भी लिखा होता है कि सोना सबसे ज़्यादा, सोने की खान भारत में कहाँ है, तो हम लोग बोलते हैं कि कर्नाटक में कोलार में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में कोलार में है। स्वर्ण क्षेत्र उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वर्ण क्षेत्र। मैंने ये लिख लिया है पहले इसलिए कि हमको बार बार आप लोग को ऐसा मतलब लगता होगा कि एक ही चीज़, ये चीज़ से अभी इसके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक पूरा थ्योरी नहीं लिखा हुआ है। आप 12th में है तो आपको इतना सेंस होना चाहिए इस लाइन को हमको एक लाइन में कैसे बनाता है, मतलब एक वर्ड से, एक वर्ड अगर हम लिखे हैं यहाँ पे कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र, तो आपको उतना से ही समझ जाना है कि सोने की खान भारत में कोलार में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो इस तरीके की आपको सेंटेंस बनाकर उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है।
तो ये कर्नाटक में है क्या, कोलार स्वर्ण क्षेत्र। कंप्लीट हो गया कि जो मूल्यवान धातु के बारे में स्टडी करें तो नंबर 1 पे हमारा आता है सोना, जिसका केमिकल सिंबल होता है क्या, Au। वो होता है भारत में सबसे ज़्यादा कोलार में पाया जाता है, उसका खान है सोने की, ठीक है। लेकिन किस राज्य में है, कर्नाटक में। अब देखिएगा कि इसके कुछ प्रकार हैं। कोलार जो क्षेत्र है, कोलार क्षेत्र के ही जो कोलार क्षेत्र है ना, कोलार क्षेत्र के ही 4 भागों में बांट दिया गया है। मीन्स कि जैसे एक मान लीजिए कोई एक एरिया है तो उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। तो कोलार एक एरिया हो गया, उसी को 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो मैसूर, नंदी, ये आप देख पा रहे होंगे, उपगाम है, उसके बाद पैम्पियम रीफ है। ये 4 जो जगह हैं, ये चारों जो हैं कोलार स्वर्ण क्षेत्र के ही भाग हैं, जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। मीन्स कोलारी क्षेत्र के चारों भाग हैं, मतलब सोने की खान चारों में है, जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद और भी आप उपयोग अगर इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो भारत है इसमें सोने की खान ज़्यादा नहीं है और जो भी है वो कर्नाटक में ही था। ठीक है। अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि झारखंड की एक ऐसी नदी का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें स्वर्ण पाया जाता हो। ठीक है, तो आप लोग नाम थोड़ा गेस कीजिए क्या हो सकता है, क्योंकि झारखंड की जो मुख्य नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी तो दामोदर को बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी है। तो नाम से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो उसमें लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम 0.1 की मात्रा में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और भी आप समझ सकते हैं कि मतलब भारत में इसकी उपयोगिता है, लेकिन भारत में इसकी खान बहुत ही कम है। इसका जो है डिपॉजिट्स मतलब निक्षेप बहुत ही कम है, इसका उत्पादन बहुत ही कम है, ऐसे खनिज बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे जो हमारा आता है मूल्यवान में, नंबर 1 पे सोना आ गया, नंबर 2 पे चांदी आ गया। इसका जो केमिकल सिंबल है उसे Cu कहते हैं, कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नंबर 1 पे आपका मैक्सिको आ जाता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पेरू। ओके, ठीक है। तो मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पेरू ये जगह के नाम हो गए, मीन्स देश के नाम हो गए। अब अगर चांदी के उपयोग के बारे में बात करें तो क्या आप समझ सकते हैं, मुद्रा कोष, जैसे कोई मुद्रा बनाना है तो उसमें चांदी का वो लगाया जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं नोट जो होता है ना, नोट आपके पास 10 का, 20 का, 1000 का, 100 का, 500 का, ये सब में लिखा रहता है। ना सर 500 का नोट होता है ना, होता है 500 का नोट है। ये कैसे कर रहे हैं आप भी, मतलब हम कन्फ्यूजन हो गए क्योंकि नोटबंदी हुआ था 8 बजे रात को ही, तो हम भूल गए थे। ठीक है, तो चलिए इसको एडिटिंग नहीं किया जाएगा क्या, डायरेक्ट रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको समझना होगा कि नोट्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उस पर भी कुछ चीज़ जो है मिश्र धातु के रूप में भी उपयोग किया जाता है हमारे चांदी का। तो यहाँ पे चांदी का उपयोग जो होता है थोड़ा थोड़ा औषधि निर्माण में भी हो जाता है। ठीक है, औषधि निर्माण में भी। अब ये आपको कुछ नया लगेगा, लेकिन 12th के स्टूडेंट हो, जियोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना है। बहुत कम मात्रा में औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है डायरेक्ट मतलब Cu मतलब कि चांदी नहीं पाया जाएगा, सीसा, जस्ता, तांबा के साथ पाया जाता है। मीन्स उसके साथ साथ पाया जाता है कि जैसे तांबा का आपको तांबा जैसा कोई खनिज मिला, जिंक मिला, सीसा मिला, Pb, तो ये ऐसा कुछ मिलता है तो उसके साथ साथ इसका भी आ जाता है Cu का। तो इस तरीके के साथ ये सब मिलते हैं, इनका निर्माण उपयोग समझ सकते हैं आप। यहाँ पे उत्पादन था, यहाँ पे इसका उपयोग था। अब भारत में चांदी की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछता है, भारत वाला बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो भारत में चांदी कहाँ कहाँ पे है, तो राजस्थान में ही है, जहाँ पे सोना का कोलार का क्षेत्र ज़्यादा था ना वहाँ पे। तो राजस्थान के कोलार में उतना नहीं है, लेकिन राजस्थान में ही है। राजस्थान के जावर नाम की एक जगह है, क्या है, जावर। उसके बाद राजपुरा है जगह का नाम, उसके बाद दरीबा है जगह का नाम, उसके बाद अगूचा है, उसके बाद कोलार क्षेत्र भी है। ठीक है, तो यहाँ पर चांदी के उस प्रकार से मतलब डायरेक्ट जो बोलता है निक्षेप मिलना, तो मतलब कि एक निक्षेप मिल गया तो उसमें वनली जो मिलेगा तो वही मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, इसकी भी मतलब मात्रा जो है बहुत ही कम है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे आप लोगों ने देखा बहुमूल्य धातुएं थी। नंबर 4 पे हम लोग रेडियो एक्टिव धातुओं के बारे में, ऐसा हम टर्म 1 के वीडियो जब बनाए थे तो उसमें लिखा हुआ था कि रेडियो एक्टिव कोई धातु का एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें लिखा हुआ था बहुत सारे तांबा, सोना, उसके बाद लिखा हुआ था लोहा, उसके बाद यूरेनियम लिखा हुआ था, तो यूरेनियम ये सब हो जाता है। ठीक है, यूरेनियम की जगह पे कुछ एक और नाम लिखा हुआ था पिंच ब्लेड करके, तो पिंच ब्लेड में और भी लोग कन्फ्यूजन में चले गए थे कि पिंच ब्लेड और क्या होता है। ठीक है, सब कुछ इसी वीडियो में मतलब बताया जाएगा। हम एक स्टेटस भी लगाए थे कि देखिए आप लोग को कभी भी डिफिकल्ट कोई नाम चला जाता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि सर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जियोलॉजी में क्यों आ गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जियोलॉजी में क्यों आ गया। तो देखिए जो खनिज है वो पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है, तो उस चीज़ का स्टडी हमको जियोलॉजी में ही करना पड़ेगा, इसीलिए इसका सभी विषयों से संबंध भी है। ठीक है, तो ये चीज़, और हम जब भी लेक्चर वीडियो बनाते हैं तो कुछ उसके पीछे मोटिव होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव खोजने में उतना दिक्कत ना हो। आप अगर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा स्टेप आपके माइंड में प्रारूप एक बन जाएगा, उससे आप ऑब्जेक्टिव को फट से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेडियो एक्टिव जो मेटल्स होते हैं नंबर 1 पे रेडियम आता है। क्या आता है? रेडियम। इसकी मात्रा बहुत ही कम है रेडियो एक्टिव की, एंड इसका अगर निर्माण की बात करें कम ही है तो है ना, लेकिन इसका जो अगर उपयोग की बात करें तो औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु बनाने में। एंड अभी तक आप जानते होंगे कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनका ना उपयोग बहुत से ज़्यादा मिश्र धातु बनाने में ही किया जाता है। तो जो रेडियम होते हैं मिश्र धातु में इसका उपयोग होता है कांच की रंगाई करने में, पेंट उंट बनाने में। जैसे पेंट बनाता है ना, तो पेंट बनेगा तो केवल कांच का ही तो रंगाई नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ जो है आपका रेडियम से बनते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा आ जाता है यूरेनियम। अब जो आपका मन में आएगा कि देखिए आपने बोला रेडियो एक्टिव केवल यूरेनियम ही क्यों होगा, लेकिन जो यूरेनियम है वो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। और अभी तक आप जो टर्म 1 का जो देखे होंगे ऑब्जेक्टिव, वो जो था वो प्रीवियस ईयर्स था। अभी इसका भी हम लाएंगे, आपको हम बोले हैं सितंबर लास्ट तक समय चाहिए। ठीक है, थोरियम। तो अब आप बोलोगे कि सर तीनों जो है रेडियो एक्टिव ही है, तो तीनों में से यूरेनियम को ही क्यों पूछता है? क्योंकि इसका एक नाम है बहुत यूनिक सा, पिंच ब्लेड, अलग से, इसलिए इसको पूछता है। प्लस में आपको अगर ये नहीं पूछेगा तो इसको भी तो पूछ सकता है। लेकिन जो लोग अभी ये लेक्चरर को नहीं देख रहे हैं, जो लोग अभी लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? कुछ ना, वो मतलब कि रटंत विद्या जैसा याद कर लिए हैं, जब होगा तो यूरेनियम ही होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं में टिक करके आ जाना, ऐसा कुछ। तो रेडियो एक्टिव धातुओं में रेडियम के बारे में आप जान रहे हैं कि इसकी मात्रा कम है, बहुत कम है। इसका निर्माण जो है औषधि निर्माण में, मिश्र धातु बनाने में, कांच की रंगाई करने में तथा पेंट उंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्लीट। उसके बाद यूरेनियम की बात कर लेते हैं। इसका जो ओरिजिनल जो खनिज है उसे हम लोग पिंच ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंच ब्लेड। तो आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरेनियम को ही पिंच ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे पाया जाएगा भारत में? तो भारत में बिहार का एक ज़िला है जिसको कहते हैं गया, माइंड से भी गया, तो उसको क्या कहते हैं? गया यूरेनियम। इसके बाद नंबर 3 पे थोरियम आता है। क्या आता है? थोरियम। इसका भी जो उपयोग है औषधीय निर्माण में हम लोग करते हैं, और औषधि निर्माण जब होगा तो केमिकल जो फैक्ट्री होते हैं उसमें जाना ही पड़ेगा उसको, तो रासायनिक उद्योग के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं और किया भी जाता है। इसका जो अयस्क देखिए, थोरियम का अयस्क अब जो है अलग से भी पूछ सकता है कि थोरियम का अयस्क खाली जगह है, और नीचे ऑप्शन दे देगा। तो मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट। उसके बाद भारत में केरल, बिहार और झारखंड के रांची में ये जो है थोरियम धातु जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है, ये पाए जाते हैं। कंप्लीट। आई होप दैट इतना आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला आता है मेरा नंबर 5 पे विरल धातुएं। क्या आते हैं? विरल धातुएं। इसमें समझिएगा जो पहला धातु है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगा ना कि आप लोग सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, ये करते हैं, मतलब छोटे चीज़ होता है, लेकिन इसमें बहुत कैपेसिटी होती है। जैसे मोबाइल का फ़ोन स्टोरेज, ठीक है, एंड SD कार्ड जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड, चिप्स बोलते हैं, चिप, ठीक है। इसको देखिएगा, एंटीमनी जो है ये एक ऐसा मेटल है जिससे जितने भी छोटे चीज़ें होती है उसका निर्माण किया जाता है स्टोरेज बनाने में। जैसे SD कार्ड मेमोरी की भी बात की ना, वैसे ही बैटरी बनाने में, पाइप बनाने में, मतलब बड़ा वाला पाइप नहीं, छोटा पाइप जो कि फ़ोन में छोटा पाइप लगा होता है, इस टाइप की चीज़ें। तार बनाने में, बंदूक की जो गोली होती है ना जिसको बुलेट कहते हैं, वो बनाने में, और टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको बनाने में हमारा एंटीमनी का उपयोग होता है। और जो जितना भी पतला एकदम वर्क है उसको करने में, एंड माचिस के ऊपर जो लगा होता है ना,
रेड फास्फोरस उसे बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों के निर्माण में इसका उपयोग एंटीमनी का हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा निर्माण है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना करता है। कौन करता है? चाइना, नंबर 1 पे चाइना है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में कर्नाटक में एंटीमनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भारत में कर्नाटक में एंटीमनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में बहुत ही कम मात्रा में होता है, और वो कम मात्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसलिए, लेकिन इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए SD कार्ड का, फ़ोन का, टूथपेस्ट ट्यूब, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बंदूक की गोली, सब कुछ उपयोग जो है सबसे ज़्यादा तो भारत में है। तो इसलिए आपने आयात और निर्यात का नाम सुना होगा। निर्यात मतलब कि यहाँ से, हमारे देश से कोई भी मटेरियल अदर कंट्री में भेजा जा रहा है, उसे निर्यात कहेंगे। आयात मीन्स कि अदर कंट्री से इंडिया में मटेरियल आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयात। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका आयात किया जाता है, किसका? एंटीमनी का, ठीक है। नंबर 2 पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आर्सेनिक के बारे में। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसे नहीं छोड़ा। तो आर्सेनिक जो है ये एक खनिज है, लेकिन जो ये खनिज है वो डुप्लीकेट खनिज है। मतलब कि ऐसे कि एक होता है ना मूल खनिज, तो वो मूल खनिज नहीं है। आर्सेनिक एक नाम है, हम लोग इसको अयस्क भी बोल सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल खनिज है इसे बोलते हैं आर्सेनोपाइराइट मिसपेकेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सेनोपाइराइट मिसपेकेल कहते हैं, मतलब जो इसका ओरिजिनल जो खनिज है उसे। इसके बाद इसका उपयोग के बारे में कर लेते हैं। तो इसका नॉर्मल से उपयोग है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इस बोर्ड में इतने सारे, बहुत ही छोटा सा लग रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक एक चीज़ महत्वपूर्ण था, और मैं बार बार बताते चल रहा हूँ। अभी तक आप क्या कीजिए, छोटा सा ही सही, लेकिन इसको आप लिख लो। अभी जस्ट इसको हमने एक्सप्लेन किया तो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। एंड देखिएगा कि इससे ही हम बनाने वाले ऑब्जेक्टिव, और आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखते हैं, आप क्लियर नहीं देखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप कौन वीडियो क्लिक किया, कौन लाइक किया, सब मेरे को पता चलता है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगी आपको, हम बता रहे हैं, अभी मजाक लग रहा होगा, क्योंकि एग्जाम्स आपके आने में बहुत ही कम समय बाकी है, ठीक है। एंड चलिए अभी इस वीडियो के लास्ट, अब अभी और इसमें हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट अभी मेटल्स के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो भाई आज तो धमाका कर ही देना है, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, आज जितना मुझसे बच सकते हो बचो, छोड़ूंगा नहीं जियोलॉजी में, ठीक है। ओए चश्मा कहाँ गया भाई? यस, बेटर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, जस्ट पीछे अभी आप लोगों ने देखा, फिर से यहाँ पे आ गया है अब की बहुमूल्य खनिजों के बारे में पढ़ना है। अगर आपने गौर किया होगा, ध्यान से आप देख रहे हैं, तो इसका एक टेस्टिंग भी हो जाएगा। इसके जो पीछे वाले में नंबर 3 में लिखा हुआ था वो क्या था? बहुमूल्य धातु था। क्या था? बहुमूल्य धातु था, लेकिन ये बहुमूल्य खनिज है। इसमें जो बहुमूल्य खनिज में है, ऐसा चीज़ की खनिज में धातु दोनों हो सकता है, क्योंकि नॉन मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं, मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं, धात्विक दोनों होते हैं। तो हीरा को इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। यह कार्बन का अपरूप है। अपरूप मीन्स दूसरा रूप है, कार्बन का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं हीरा और कार्बन का अपरूप कौन कौन से हैं, तो एक आपका ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट भी आता है, जो कि आपको अभी लास्ट में देखना है, ठीक है। क्रिस्टल, इसका जो संरचना होता है क्रिस्टलाइजेशन वाला एक होता है, जो कि भंगुरता वाला, भंगुर का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, पीट कर किसी को ये करना, ठीक है। ये जो फैन है भाई साहब बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको पीटिएगा तो फूट जाएगा, मतलब ना ही फैलेगा, ना ही तन्यता का गुण उसमें होता है, डायरेक्ट फूट जाएगा, भंगुरता का गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में यह कहाँ पे पाया जाता है? हीरा। और बताया जाता है हीरा की खान सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है तो भारत में है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा होता है, जो कि आज से नहीं, बहुत ही हिस्ट्री काल से ही ये माना जाता है। डायमंड जैसे अगर ज्वेलरी में बात करें तो ज़्यादा सर ये बोला जाता है डायमंड का रिंग दिला दो, मतलब हीरे का रिंग दिला दो, ठीक है। ये सब बहुत फेमस चीज़ें हैं। तो पूर्व कैम्ब्रियन शिलाओं से ये प्राप्त होता है, जैसा कि जितने भी पुराने चट्टाने हैं कैम्ब्रियन काल वाले, जैसे कि जुरासिक काल, कैम्ब्रियन काल, आदि मानव काल, ऐसे ऐसे बहुत सारे काल हुए, हड़प्पा सभ्यता वाला, पुरातात्विक वाला, वो जो भी था सब कुछ।
तो वैसे याद रखिएगा पूर्व कैम्ब्रियन शिला से प्राप्त हुआ। एंड एक चीज़ आपको बहुत नया चीज़ मिला होगा कि जियोलॉजी में ना हीरा उतना नहीं पूछता है कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में। क्या पूछता है? कॉन्ग्लोमेरेट क्या है भाई? तो नीचे दे देगा हीरा है, हीरा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़। तो कॉन्ग्लोमेरेट हीरा को ही बोला जाता है, ठीक है, हीरा के लिए ही जाना जाता है, मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एज ए डायमंड ही उसे भी स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्लोमेरेट, ध्यान से आवाज़ सुनिएगा। एंड इसी से अभी आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तैयार होने वाले हैं, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ये सारी चीज़ कर पा रहे हैं एंड आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 2 पे। लाल आपको एक कलर लग रहा होगा जिसको रूबी कहते हैं, रूबी इंग्लिश में। इंग्लिश यहाँ पे हमने लिख दिया है क्योंकि लाल एक कलर को मतलब इंडिकेट कर रहा था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे रूबी लिख दिया कि चलो रूबी पढ़ लेते हैं। रूबी ये हमने क्यों लिखा कि जो बहुमूल्य खनिज है, बहुमूल्य खनिज में ही नंबर 1 पे हीरा को माना जाता है, उसके बाद रूबी को माना जाता है। इसके बारे में कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुमूल्य में इसको गिनती कीजिएगा कि बहुमूल्य खनिजों की लिस्ट बताइए, है ना। तो ये चीज़ों को आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है लाल रूबी, उसके बाद टूरमैलिन का आपने नाम सुना होगा। टूरमैलिन एक पत्थर है जो कि रेड कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है, बहुत ही बहुमूल्य एक पत्थर होता है। ये जो टूरमैलिन है, ये नाम ना आप बहुत, टूरमैलिन है ये नाम आप बहुत सुने होंगे, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन समझना आ रहा होगा कि भाई क्या है ये। तो बहुमूल्य चट्टान है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक रॉक माना जाता है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यह जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान के मेवाड़ में पाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र में। कंप्लीट टूरमैलिन के बारे में इतना ही नाम आपके लिए काफ़ी है, बस इतना का ही नॉलेज रखो, क्योंकि अगर आप लोग का इंटरेस्ट होता तो बहुत सारा हम पढ़ाते, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट किसी को नहीं है, बस एग्जाम में आप लोग पास होने जानते हो। नंबर 7 में है खाद्य खनिज। खाद्य खनिज के रूप में हम लोग किसे जानते हैं भाई? नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ओनली नमक हमको पढ़ना है खाद्य खनिज के रूप में। खाद्य खनिज, नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं। खाद्य मीन्स क्या होता है? खाने योग्य, और खनिज मीन्स खनिज। साल्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? साल्ट को, साल्ट मीन्स वही होता है लवण, जैसे अम्ल क्षारक लवण हो गया तो साल्ट, एसिड, बेसिक एंड ये पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लवण में हम लोग मुख्य रूप से नमक के बारे में जानेंगे। लवण के बारे में हमने कुछ भी ना लिखा है, क्योंकि नमक के बारे में आप सभी को पता है, साल्ट के बारे में हम वो नमक की बात नहीं कर रहे हैं। नमक कुछ भी हो, जो नमक हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में, इसका जो रासायनिक संरचना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करेंगे, आप सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिज। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है अब, क्योंकि जो मोस्ट था ना आपको, हम इसीलिए उसका नोट्स हम दिए हैं, ठीक है। नोट्स देने के पीछे रीजन था कि इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे लिख कर हम नहीं समझा पाते, बोलते बोलते तो पसीना छूट जा रहा है, और कितना फास्ट बोलें, ठीक है। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, देखिए अभी क्या होता है। नेक्स्ट, तो प्रयुक्त जो खनिज था, पहला है अभ्रक। लाइट भी जा सकती है कभी भी, ठीक है। तो पहला हो गया अभ्रक, जो कि उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। अभ्रक के बाद हो गया टीवी प्लग, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अभ्रक का टीवी प्लग एंड टेलीविज़न में, इस तरीके की चीज़ जो भी है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का वो लैपटॉप हो गया, उसका जो स्क्रीन हो गया, फ़ोन का जो डिस्प्ले हो गया, ये सब चीज़ों में हम लोग अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। गंधक जो हो गया, यह एक कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है, जो कि फैक्ट्री में ही यूज़ होता है। कोरंडम है, कोरंडम एक न्यू नाम है, जो कि आपने अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव में देखा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते चल रहे हैं, तो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हो, आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोरंडम। तो कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क, जो कि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले, मीन्स फैक्ट्री में उपयोग होने वाले ये मिनरल होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम, कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं तापरोधी खनिज, जो ताप को बर्दाश्त करें, ठीक है, उसके विरुद्ध खड़े हो जाए, उसे कहते हैं तापरोधी खनिज। तो सबसे ज़्यादा आता है, उसको बोलते हैं अग्निशह मृत्तिका। क्या आता है? अग्निशह मृत्तिका। इसको इंग्लिश में फायर क्ले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फायर क्ले बोलेंगे, कंप्लीट। नंबर 2 पे आता है डोलोमाइट। ये सब एक प्रकार के मिट्टी ही होते हैं, जो कि रॉक्स या मिट्टी एक ही चीज़ हो गया, क्योंकि रॉक से ही मिट्टी बनता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अग्नि को बर्दाश्त, मीन्स टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। डोलोमाइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, कायनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ऐसा चीज़ों ना आपको लगता होगा कि यार ये तो सब सुना सुना नाम लग रहा है, जस्ट मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो मुझे पता है। तो ग्रेफाइट जो है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हीरे का जिस प्रकार से कार्बन का प्रूफ है, वैसे ही ग्रेफाइट भी है। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में कुछ विशेषता
बताए हैं कि यह जो है अधातु है, लेकिन ये विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट आपका ज़्यादातर उपयोग इसका पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ज़रूरत अगर है तो कमेंट करके बताइए। इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत है इतना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृतिका उद्योग में प्रयुक्त खनिज। मृतिका उद्योग में प्रयुक्त खनिज, चिमनी मिट्टी हो गया पहला, ठीक है। पहला चिमनी मिट्टी हो गया, जो कि मिट्टी के उद्योग में हम लोग ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चिमनी मिट्टी आप लोग जानते होंगे, इसी को चीनी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेल्सपार, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, हमने बहुत बार इसका डिस्क्रिप्शन इसमें किया है वीडियो में। उसके बाद क्वार्टज के नाम तो आपने सुना ही होगा। क्वार्टज जो है उसका प्रकाशीय रूप में उसका उपयोग होता है, चुंबकीय, वैद्युतीय, इस तरीके के रूप में उसका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जो मोस्टली उसका उपयोग हम लोग करते हैं प्रकाशिकीय उपकरणों को बनाने के लिए, या वहाँ पे जो चीज़ों का नाम आता है, जो एक्टिविटीज़ का नाम आता है, वहाँ पे क्वार्टज का उपयोग होता है। यह जो है एक ऑक्साइड होता है, जो कि सिलिकॉन का एक ऑक्साइड होता है, SI का ऑक्साइड है, ठीक है। भारत में निक्षेप इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वार्टज लगभग भारत के 2800 राज्यों में पाया जाता है, जिसमें से लेकिन पाया तो जा रहा है, लेकिन जो उसका निर्माण है, जो उत्पादन है, खनन है, वो खनन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है ओनली 18 राज्यों में। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में। तो भारत में इसकी अन्य वैरायटीज हैं। तो क्वार्टज का जगह जगह पे बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ अलग चीज़ों में, क्रिस्टल वाले में अगर बात करें तो वहाँ पर भी क्वार्टज आ जाता है। सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो सेम क्वार्टज का वैसे ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगला, भवन निर्माण में पत्थर। भवन निर्माण में पत्थर होता है क्या? तो हाँ होता है। तो उसमें जो होता है बलुआ पत्थर, जिससे आपको ना ये ईंट उट बनाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का वो ईंट बनता है, ठीक है। तो लेटेराइट तो आप समझ रहे हैं मिट्टी ही होता है, बलुआ मिट्टी ये सब हो गया पत्थर। बेसाल्ट मीन्स क्या होता है? बेसाल्ट एक प्रकार का मिट्टी है, एक प्रकार का चट्टान है, लेकिन वैसे चट्टान नहीं है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से ही हुआ है। ज्वालामुखी से पत्थर का निर्माण कैसा होता है? बहुत सिंपल है। ज्वालामुखी ब्लास्ट किया, नीचे से धरती सब कुछ उखाड़ कर ले गया ऊपर, ऊपर से जाकर जो नीचे आकर बैठा उसे बेसाल्ट बोल देंगे, अच्छा वाला मिट्टी को। तो ये हो गया बेसाल्ट, जो कि ज्वालामुखी मिट्टी है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप सेंस लगाकर इसे आप सेंटेंस में बना सकते हो। वीडियो को पूरा फॉलो किए आप लोग, ठीक है। अगला आपका आ जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है आपका धरवाड़ में पाया जाता है। चूना पत्थर के रूप में भारत को सबसे अग्रणी देश माना जाता है। इसमें धरवाड़ में मिलता है, विंध्याचल में ये मिलता है, विंध्यन में, ठीक है। लेकिन चूना पत्थर के बारे में एक और नाम चूना पत्थर ना लिख करके ग्रेनाइट आता है कि ग्रेनाइट का दूसरा रूप क्या है? तो चूना पत्थर है, ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करनी थी, ओके। एंड उसके बाद लास्ट हमारा आता है आर्थिक भूविज्ञान का सबसे लास्ट टॉपिक, कोयला। क्या है? कोयला को इंग्लिश में COAL मीन्स कोल कहते हैं। कोल की खान जो है हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा है। विश्व में ऐसा स्थान है झारखंड कि चौथे नंबर पे खनिज उत्पादन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है इकोनॉमिकल जियोलॉजी का चैप्टर आज द एंड हो गया, ठीक है। चैप्टर द एंड हो गया। आई होप दैट कि अब तो मैं क्या ही बोलूँ कि इतना मेहनत मैंने किया एंड इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ बिकॉज आप रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं दे रहे हो। इसके पीछे का रीज़न क्या? वीडियो फॉलो ही नहीं कर रहे हो। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सोशल यह दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग 4 से 5 लोग इतने तैयारी कर रहे हैं, इतने मतलब बेटर तैयारी कर रहे हैं ना कि उनका मैं नाम लूँगा, बट रिजल्ट आने के बाद 12th का, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो मैं लास्ट में ही बोला, तो अगर आप लास्ट तक फॉलो करोगे तो ये देखिएगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट तक फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड इसका जो है मैं PDF नोट्स आपको दे सकता हूँ, अगर जिनको ज़रूरत होगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप फॉलो कर लेना एंड बोल देना नोट्स चाहिए तो, या नीचे टेलीग्राम का लिंक भी होगा, उस पर भी आप क्लिक करके जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिकल जियोलॉजी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बहुत ही शानदार चैप्टर के साथ हम लोग आने वाले हैं। हम बोले हैं सितंबर लास्ट तक, आज हो गया आपका 20 सितंबर। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हम सबको पूरा कर देंगे, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तब तो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।